Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस, यानी कि मेट्रिक स्पेस में हम सीक्वेंस का कन्वर्जेंस पढ़ने वाले हैं आज। ओके, तो सीक्वेंस कैसे कन्वर्ज करेगा मेट्रिक स्पेस में, और इससे रिलेटेड कुछ कुछ थ्योरम्स हम करेंगे डिस्कस। तो सीक्वेंस हम कन्वर्जेंस पढ़ने वाले हैं, तो शुरुआत कर देते हैं। मान लेते हैं कि लेट एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, चूँकि मेट्रिक स्पेस में ही हम सीक्वेंस को पढ़ने वाले हैं। तो मान लिया हमने कि मेट्रिक स्पेस कोई सा है एक्स डी, एंड लेट एक्स एन कोई सीक्वेंस है, एक्स एन कोई सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस कहाँ है, इसी एक्स में बिलोंग करता है। ठीक है, देन ये जो सीक्वेंस एक्स एन है, ये एक्स में कन्वर्जेंट कहलाएगा या कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट एक्स पर, है ना। सीक्वेंस एक्स एन किसी पॉइंट एक्स पर कन्वर्ज करेगा if and only if for epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that distance between xn and x naught is less than epsilon for every n greater than or equals to n naught। यानी n naught से बड़े हर एक n के लिए क्या होगा, xn और n के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब ये जो सीक्वेंस का नोटेशन है आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस xn, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं आप कि जैसे ये सीक्वेंस मान लो यहाँ पे है, जैसे जैसे एन नॉट से बड़ी वैल्यू करते जाएंगे वैसे वैसे ये सीक्वेंस कहाँ होता चला जाएगा, धीरे 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 एक्स की ओर टेंड करता हुआ चला जाएगा। और एक्स की ओर टेंड करता हुआ चला जाएगा तो हम कहेंगे एक्स एन और एक्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये एप्सिलॉन से क्या है, छोटी है। अगर ऐसा हम बता पाते हैं तो हम बोलते हैं सीक्वेंस एक्स एन, जो एक्स एन सीक्वेंस है ये टेंड कर रहा किधर, किधर टेंड कर रहा, एक्स की ओर। या हम इसी चीज को लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन इक्वल्स टू एक्स। इसी चीज को हम इस तरीके से भी बोल देते हैं, और इस कंडीशन में हम x को बोलते हैं x इज लिमिट ऑफ एक्स एन। ओके, और इसी चीज को देखो, जैसे यहाँ पे हम देखें तो क्या लिखा हुआ, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। और इसी चीज को हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे सारे एलिमेंट का, ऐसे सारे एक्स का जो कलेक्शन होता है उसे बोलते हैं ओपन स्फीयर। यानी कि ये जो एक्स एन है ये कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन स्फीयर एक्स एस एक्स एप्सिलॉन में बिलोंग करेगा, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, रेडियस है, और एक्स क्या है, इसका सेंटर है। और ये जो पॉइंट एक्स है इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट बोलेंगे। ओके, और लिमिट पॉइंट को इस तरीके से भी नोट कर पाएंगे हम। ठीक है, वही कन्वर्जन की जो डेफिनेशन है सेम डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की है, बस अब अगर हमें यहाँ पे फाइनाइट पॉइंट मिलता है तो हम बोलते हैं कन्वर्जेंट है, और इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं, इस सीक्वेंस की लिमिट बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पे समझना है वो मैं समझना बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है ना। बाउंडेड सीक्वेंस क्या हुआ होता है किसी मैट्रिक स्पेस में। तो सबसे पहले हम एक सेट को लेते हैं, उस सेट को बाउंडेड बताते हैं, फिर हम बताएंगे सीक्वेंस कब बाउंडेड होगा। तो मान लो हमारे पास ई कोई क्या है, सबसेट है किसी मैट्रिक स्पेस एक्स डी का। ई क्या है, किसी मैट्रिक स्पेस एक्स डी का सबसेट है। देन ई इज कॉल्ड बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर आर ग्रेटर देन 0 and a point x belongs to capital X such that for every y belongs to E implies that distance between yx is always less than or equals to r। यानी कि यूं सिंपली कह दें कि कोई सबसेट या कोई सेट बाउंडेड कहलाता है अगर वो क्लोज्ड स्फीयर में कंटेन कर जाता है तो। ओके, कोई कोई सबसेट क्या कहलाएगा, बाउंडेड कहलाएगा अगर वो कंटेन कर जाए क्लोज्ड स्फीयर में। तो इसी तरीके से किसी सीक्वेंस को बाउंडेड बताने के लिए क्या डेफिनेशन दी गई, अगर जो रेंज सेट है, अगर रेंज सेट बाउंडेड होगा तो हम क्या बोलेंगे, वो सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड होगा। रेंज सेट बाउंडेड तो वो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगा। ओके, और बाउंडेड बताने का मतलब जो रेंज है
जो रेंज है किसी सीक्वेंस का वो अगर कंटेन कर जाए किसी क्लोज्ड स्फीयर एस एक्स आर में, तब हम उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? बाउंडेड बोलेंगे। या सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्सन कोई सीक्वेंस है, अगर ये कंटेन कर जाए किसी क्लोज्ड इंटरवल एस एक्स आर में, तब भी वो सीक्वेंस जो रहेगा वो कहाँ, वो क्या कहलाएगा? बाउंडेड कहलाएगा। ओके, तो ये कुछ डेफिनेशन हो गई। और इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इस थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। अब ऐसी थ्योरम हमने पढ़ी हुई है कहाँ पर? जब हम रियल नंबर सिस्टम में पढ़ते थे मेट्रिक स्पेस को, है ना। रियल नंबर पढ़ते थे उस समय हम कैसे डिफाइन करते थे? मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। और वहाँ पे हमने क्या करा था? एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी ले ली थी? 1 ले ली थी। और फिर हमने कहा था एक्स एन माइनस एक्स का मॉडुलस क्या होगा? लेस देन 1 होगा। और फिर यहीं से हमने डिफाइन कर लिया था इस सीक्वेंस को, है ना। इसी को ओपन कर लिया था तो 1 माइनस एक्स एन और एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स एन ऐसा आ गया था, है ना। और फिर इधर से हमने इन्फिमम मान लिया था, इधर से हमने सुप्रीमम मान लिया था। तो ये जो एक्स वाली बात थी ये क्या हो गई थी? स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में लाई कर गई थी। तो हमने कहा था ये अपर बाउंड ये लोअर बाउंड, मतलब सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड है। लेकिन यहाँ पे जो बाउंडेड बताने की शर्त है वो थोड़ा सा चेंज है, बाकी सॉल्व अपन को इसी हिसाब से करना रहेगा। तो आ जाते हैं थ्योरम की प्रूफ पे। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सा सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस हमने मान लिया, लेट पी एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस, है ना। क्या स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है थ्योरम के? कहेगा एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हमें क्या मानना रहेगा? जो सीक्वेंस मानेंगे वो क्या मानेंगे? कन्वर्जेंट मानेंगे। इसलिए हमने यहाँ मान लिया कि ये जो सीक्वेंस पी एन सीक्वेंस है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं सीक्वेंस एक्स एन, है ना। तो पी एन सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमने मान लिया किसी मेट्रिक स्पेस एक्स डी में। ओके, अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसी पॉइंट पॉइंट पे ही कन्वर्ज करेगा ना। तो अगर कोई सीक्वेंस पी एन है ये किसी पॉइंट पे ही कन्वर्ज करेगा, तो मान लेते हैं ये पी कोई सा पॉइंट है एक्स में ही, सच दैट जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन, तो हमें क्या मिल जाता है? पी मिल जाता है। अब अगर यहाँ पे अप्लाई करें हम डेफिनेशन कन्वर्जेंट की, तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है? कन्वर्जेंट की डेफिनेशन होती है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर स्मॉल एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट distance between xn and x is less than epsilon, ऐसा हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। और इसके आगे हम ये लिख सकते हैं फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एन नॉट। इस तरीके से ये आ जाएगा। और देन हम ये मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? हम ये मान लेते हैं अपने मन से, कहते हैं टेकिंग एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1। ओके, क्या करते हैं यहाँ पे? एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बताओ? पी एन माइनस पी जो है लेस देन एप्सिलॉन है। अगर पी एन की जगह पी एन माइनस पी और एप्सिलॉन की जगह पे 1 ले लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पी एन एंड पी इज लेस देन 1 फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एन नॉट। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम बोलते हैं कि जो पी एन है ये कहाँ बिलोंग करेगा? ओपन स्फीयर एस पी वन में। हम ओपन स्फीयर को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जनरली हम कैसा लिखते हैं? ऐसा, एस पी वन ओपन स्फीयर। ओके, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एन नॉट। अब इसी में देखो, जब हम डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे जाएंगे तो पी एन तो बहुत सारे हैं। पी एन की जगह पे 1 रखो तो P1 आ जाएगा, एन की जगह पे 2 रखो तो P2 आ जाएगा, 3 रखो तो P3 आ जाएगा, 4 रखो तो P4 आ जाएगा, है ना। तो इसी में हम स्मॉल r एक मान लेते हैं जो कि क्या है? मैक्सिमम है किसका? 1 डिस्टेंस बिटवीन P1P, डिस्टेंस बिटवीन P2P एंड सो ऑन डिस्टेंस बिटवीन Pn-1 एंड नॉट -1 P।
तब क्या हो जाएगा, n लेस देन n के लिए ये कहाँ Pn कहाँ बिलोंग कर जाएगा, क्लोज्ड स्फीयर SPR में बिलोंग कर जाएगा। और अगर ये क्लोज स्फीयर SPR में बिलोंग कर जाता है तो इस इक्वेशन को ले लो, n ग्रेटर देन n नॉट के लिए ये क्या है, ओपन स्फीयर में बिलोंग करता है। दूसरा n लेस देन n नॉट के लिए ये कहाँ बिलोंग करता है, क्लोज स्फीयर में बिलोंग करता है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, अगर हम r की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेके चलेंगे तो ये Pn जो है कहाँ बिलोंग कर जाएगा, क्लोज्ड स्फीयर SPR में बिलोंग कर जाएगा। ओके, और अगर ये क्लोज स्फीयर SPR में बिलोंग कर जाएगा तो जो सीक्वेंस Pn है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड, क्योंकि हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है, जब उसका रेंज क्या हो जाए, क्लोज स्फीयर में बिलोंग कर जाए, है ना, रेंज क्लोज स्फीयर में बिलोंग कर जाए, या वो सीक्वेंस का जो पॉइंट है xn वो कहाँ बिलोंग कर जाए, क्लोज स्फीयर में बिलोंग कर जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, वो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम इसके आगे आ जाते हैं और समझते हैं कॉची सीक्वेंस क्या होता है। तो कॉची सीक्वेंस के बारे में हमने जब रियल नंबर पे पढ़ा था सीक्वेंस को सेकेंड ईयर में, तब हमने पढ़ा था कोई सा सीक्वेंस एक्शन कॉची सीक्वेंस कहलाता है अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर n नॉट इस तरीके से एग्जिस्ट कर जाए किसी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन के लिए कि हम मॉडुलस पता करें xn माइनस xm का और ये लेस देन एप्सिलॉन आए फॉर एवरी n m ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू n नॉट, यानी कि दो नंबर n और m इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास कि n नॉट से बड़े हर एक नंबर, हाँ सॉरी, हमारे पास n नॉट एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा कि इससे बड़े हर एक n और m के लिए इनके डिस्टेंस का जो मॉडुलस रहेगा वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा, तब हम इस सीक्वेंस को कहेंगे कॉची सीक्वेंस है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कॉची सीक्वेंस है। अब सेम थिंग हम यहाँ पे मेट्रिक स्पेस के सीक्वेंस पे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा केवल डिफरेंस आएगा, बाकी पूरा प्रोसेस वही रहेगा। और इसे समझे तो देखिए, मान लीजिए XD कोई मेट्रिक स्पेस है और इसी मेट्रिक स्पेस में हम कोई सा सीक्वेंस XN मान लेते हैं, तो ये सीक्वेंस XN एक कॉची सीक्वेंस कहलाएगा if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that distance between xm and xn is less than epsilon for every nm greater than or equals to n naught। सेम डेफिनेशन है, बस यहाँ पे डिस्टेंस फंक्शन मेट्रिक स्पेस का यूज कर लिया गया मेट्रिक, और वहां पे मॉडुलस में रहती है। और इसी पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके एग्जाम के लिए, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस इज कॉची सीक्वेंस। मेट्रिक स्पेस में जितने भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस रहेंगे वो एक कॉची सीक्वेंस रहेंगे। और आप इसे देख लीजिए, इंदौर में 1902, 99, 2004, 2012, 2017 इन सारे एग्जाम्स में आई हुई है। ओके, आ जाते हैं इसके प्रूफ पे, और प्रूफ पे आते हैं तो करते बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है। ओके, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है, अगर आ जाए तो ये गलत नहीं होना चाहिए, 2 नंबर में आएगी। मान लो एक्सन कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची, तो हमें क्या मानना रहेगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस मानना रहेगा। तो हमने मान लिया एक्सन कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है किसी मेट्रिक स्पेस xn में, एंड लेट x बी द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, और x को लिमिट मान लेते हैं। अगर लिमिट माना तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n नॉट सच दैट, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, और कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू n नॉट। क्या होता है, क्या होता है डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एन नॉट। और अपनी सुविधा के हिसाब से इसे एप्सिलॉन अपॉन में 2 मान लिया, आगे समझ में आ जाएगा क्यों एप्सिलॉन अपॉन 2 मान रहे। ओके, ये आ जाएगा। इसके आगे अगर हम एक और नंबर मान लें m ग्रेटर देन n नॉट, और हम क्या करें n की जगह पे m पुट कर दें,
तो सेम थिंग हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एम ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एन नॉट। तो हमारे पास देखो दो चीजें हो गई, एक हो गई डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन टू, एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स है ना, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स लेस देन एप्सिलॉन अपॉन टू, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन टू। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ यूज कर लेते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। देखिए यहाँ पे लिख के मैं बताता हूँ हमारे पास क्या चीजें आ गई। एक डेफिनेशन के हिसाब से क्या गया, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन और एक्स निकालते थे, ये लेस देन एप्सिलॉन आता है फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एन नॉट के लिए। ओके, अपनी सुविधा के हिसाब से इसे एप्सिलॉन अपॉन टू मान लिया। अब एन इक्वल्स टू अगर एम पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन टू, अपनी सुविधा के हिसाब से अपॉन में टू माना हमने, फॉर एवरी एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू फॉर एवरी एम ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एन नॉट। अब हमें बताना है कॉसी सीक्वेंस, और कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स है। एक पॉइंट का नाम दे दो ये एक्स एन है, ये पॉइंट का नाम दे दो ये एक्स एम है, ये पॉइंट का नाम दे दो एक्स है। अब अगर हम एक्स से एक्स एन की डिस्टेंस निकालें, एक्स एम से एक्स की डिस्टेंस निकालें और इन दोनों को डिस्टेंस को प्लस कर दें, तो एक्स एन और एक्स एम के बीच के डिस्टेंस से ये दोनों डिस्टेंस का सम क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। कैसे, बाय द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर कह दे बाय, अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी का यूज कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स एम, ये क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन आर इक्वल्स टू आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स प्लस में डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स एम, और इसे हमने कहा है ये क्या है, एप्सिलॉन अपॉन में 2, और ये क्या है, एप्सिलॉन अपॉन में 2, और यहाँ पे लेस देन का साइन। आधा और आधा क्या हो जाता है, एक हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स एम ये लेस देन एप्सिलॉन है फॉर एवरी एन एम ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एन नॉट। अब बताओ यही तो डेफिनेशन है कॉसी सीक्वेंस की, यही तो डेफिनेशन है कॉसी सीक्वेंस की, दैट्स वाई ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एक कॉसी सीक्वेंस हो जाएगा। ओके, ये थे होगा मैं, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, एक कॉसी सीक्वेंस हो जाएगा। तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉसी सीक्वेंस, बट बाय द चांस आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि इसका कन्वर्स भी बताओ, तो द कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, इसका कन्वर्स जो है ट्रू नहीं है, यानी कि अगर कॉसी सीक्वेंस है तो जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो, कॉसी सीक्वेंस है तो जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट हो। कैसे जरूरी नहीं है, अगर आप ये मेट्रिक स्पेस लो 0 से लेके +1 तक, और इस पे मेट्रिक डिफाइन कर दो डिस्टेंस बिटवीन, है ना, यूजुअल मेट्रिक बोलते हैं इसे, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, और एक सीक्वेंस इसमें ले लो, सीक्वेंस एक्स एन इक्वल्स टू 1 अपॉन में एन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन। तो ये सीक्वेंस एक कॉसी सीक्वेंस तो है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। कैसे कन्वर्जेंट नहीं है, देखो कन्वर्जेंट ऐसे नहीं है कि अगर आप 1 अपॉन एन पे लिमिट लगाएंगे ना, तो 1 अपॉन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 0। और हमारे पास जो मैट्रिक स्पेस है वो क्या, ओपन, इधर से ओपन है इधर से क्लोज है, यानी कि 0 इस सेट का मेंबर नहीं है। तो ये कन्वर्ज किस पे कर रहा है, 0 पे ही तो कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन 0 इसमें है ही नहीं, मतलब कन्वर्जेंट वाला पॉइंट यानी लिमिट पॉइंट इसमें है ही नहीं, नहीं है तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। लेकिन अगर इसे पता करें कि ये कौन-सी सीक्वेंस, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं तो ये क्या निकलता है, कौन सी सीक्वेंस निकलता है। अगर हम डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन और एक्स एम पता करें तो ये ऐसा कुछ आएगा, और इसे सेपरेट कर लेते हैं अपन,
और सेपरेट करते तो क्या आता है, देखो मॉडुलस ऑफ एक्स एम मॉडुलस ऑफ एक्स एन, इसकी वैल्यू कितनी एप्सिलॉन अपॉन 2, इसकी वैल्यू कितनी एप्सिलॉन अपॉन 2, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आ जाएगा। यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन आ रहा है, या इसका मतलब ये क्या होगा, एक कॉसी सीक्वेंस होगा। लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि ये कन्वर्ज करेगा जीरो पर। ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, जीरो पे कन्वर्ज करेगा, लेकिन जीरो इस मेट्रिक स्पेस का मेंबर नहीं है। तो बाय द चांस आपसे इस थ्योरम के साथ साथ इसका कन्वर्स भी पूछता है, मान लो 2 नंबर का पूछता है आपसे एग्जाम में, तो बस यहीं तक एंड कर देना है। लेकिन 5 नंबर का पूछता है तो अपन को कन्वर्स बताना ही पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपसे 5 नंबर पूछेंगे नहीं इस थ्योरम को। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगली थ्योरम को करते हैं डिस्कस। और नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है एवरी कॉसी सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। ओके, एवरी कॉसी सीक्वेंस इन ए मेट्रिक स्पेस इज बाउंडेड। अब देखो अगर ऐसा होता कि कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जन, अब अगर ऐसा होता कि कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड हमने प्रूफ कर ही रखा है। मान लेते हैं फिर कॉसी सीक्वेंस एक, तो मान लिया हमने एक्सएन कोई कॉसी सीक्वेंस है, एक्सएन क्या है, एक कॉसी सीक्वेंस है इसी मेट्रिक स्पेस में। आ गया यार, मान लिया एक्सएन कोई कॉसी सीक्वेंस है मेट्रिक स्पेस, कोई से मेट्रिक स्पेस एक्स डी में। अगर कॉसी सीक्वेंस है तो क्या होगा, कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन से क्या होता है, कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन फॉर गिवन क्या होता है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n नॉट, है ना, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन xn एंड xm is less than or less than strictly less than epsilon for every n m greater than or equals to 0। ये होता है कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन। ओके, अब यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, यहाँ पे पुट कर देते हैं एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्सएन एंड एक्सएम या एक्सएम एंड एक्सएन इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर एवरी एन एम ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एन नॉट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, कहते हैं एम इक्वल्स टू एन नॉट मान लेते हैं। तो m इक्वल्स टू अगर एन नॉट मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एन एक्स एन नॉट एंड एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये एक्स एन पॉइंट कहाँ बिलोंग करेगा, ओपन स्फीयर एक्स एन नॉट एस सॉरी एस एक्स एन नॉट 1 में, जहाँ पे n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या रहेगा, एन नॉट से रहेगा। फिर से अभी हमने बाउंडेड वाली थ्योरम पढ़ी थी ना, वैसे ही r को अगर हम मैक्सिमम मान लेते हैं, मैक्सिमम मान लेंगे तो n लेस देन एन नॉट के लिए ये एक्सन कहाँ बिलोंग कर जाएगा, क्लोज्ड स्फीयर में बिलोंग कर जाएगा। और अगर इस कंडीशन को इस दोनों कंडीशन को मिला देते हैं तो एक्सन कहाँ बिलोंग कर जाएगा, एक्सन बिलोंग कर जाएगा क्लोज्ड स्फीयर एक्स एन नॉट आर में फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अगर ऐसा होता है तो एक्सन क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा और ये थ्योरम हो जाएगी खत्म। ओके, तो इस तरीके से जैसे अपन ने पहले थ्योरम का कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हमने बताया था बाउंडेड, सो सेम उसी तरीके से जो हमारे पास ये सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस है इसको भी बाउंडेड बता देंगे। कोई सीक्वेंस कंप्लीट कहलाता है, कोई सीक्वेंस कंप्लीट कहलाता है, कंप्लीट, कोई सीक्वेंस कंप्लीट कहलाता है अगर, अगर क्या हो, एवरी कॉसी सीक्वेंस, एवरी कॉसी सीक्वेंस जो हो उसमें क्या हो, कन्वर्जेंट हो। ठीक है, अगर एवरी कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कंप्लीट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि द मेट्रिक स्पेस, क्या बताना है, द मेट्रिक स्पेस आर डी इज कंप्लीट वेयर डी डिनोट्स द यूजुअल मेट्रिक दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो हमें बताना है कि ये कंप्लीट होगा,
कंप्लीट बताने का मतलब क्या होगा कि इसमें जितने भी कॉची सीक्वेंस हम मानते हैं वो सभी क्या हो, कन्वर्जेंट हो। और हमने देखो अभी थ्योरम पढ़ा है, ऐसा इसलिए बोला जा रहा है, हमने अभी थ्योरम पढ़ा कि अगर कन्वर्जेंस है तो हमने कॉची सीक्वेंस पढ़ा है, लेकिन एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट ऐसा हमने नहीं पढ़ा है। तो अगर एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंस हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है, अगर एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है, एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाता है, तो ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे मैट्रिक को क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट, ऐसे मैट्रिक स्पेस को क्या बोलते हैं, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बोलते हैं, है ना। हमने ये पढ़ा है कि कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट हमेशा नहीं होता, हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता है। लेकिन अगर हम कॉची सीक्वेंस को, हर एक कॉची सीक्वेंस, किसी मैट्रिक स्पेस में आने वाले हर एक कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बता देते हैं, तो वो मैट्रिक स्पेस क्या कहलाता है, कंप्लीट कहलाता है। हमसे यहाँ पे इस थ्योरम में पूछ रहा है कि जो रियल नंबर का मैट्रिक है, यानी यूजुअल मैट्रिक है, वो रियल नंबर पे क्या होता है, एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है, यानी कि इसमें आने वाले हर एक कॉची सीक्वेंस क्या रहेंगे, कन्वर्जेंट रहेंगे, ऐसा हमें प्रूफ करके बताना रहेगा। अब देख लो एग्जाम्स में आपकी कितनी कितनी बार ये थ्योरम पूछी गई है ना, ये इम्पोर्टेंट की पावर इनफाइनाइट, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, हम मान लेते हैं एक्सएन कोई सीक्वेंस है ना, किसका, रियल नंबर्स का। फिर क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि कोई सा एप्सिलॉन है हमारे पास, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमें गिवन है, और इस एप्सिलॉन को हम क्या मान लेते हैं, इस एप्सिलॉन को मान लेते हैं कि ये इक्वल्स टू 1/2 की पावर के, ये इक्वल्स टू है कितने के, 1/2 की पावर के इक्वल है। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, अगर हम पता करें डिस्टेंस, देखो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, यानी कि ये क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन की जगह पे 1/2 की पावर के, और डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स एम माइनस में एक्स एन, ऐसा आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, देखो क्या आ जाएगा, 1/2 की पावर के प्लस 1 आ जाएगा। पर्टिकुलर केस ले लो, यानी कि एक्स एन इक्वल्स टू एक्स एन के ले लो, पर्टिकुलर फिक्स कर दो इस पॉइंट को, तो क्या क्या आ जाएगा, देखो एक्स एन को एक्स एन पे फिक्स कर दो, एक्स एम की जगह पे ये पॉइंट लिख दो एक्स एन के, तब भी ये राइट हैंड चेंज नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इसी चीज को अलग अलग इंटरवल पे डिफाइन करते हैं। मान लो हमारे पास कोई क्लोज्ड इंटरवल इस तरह का है, तो इसमें अगर कोई सा भी 2 पॉइंट मानेंगे, कंडीशन तो ये वाली होल्ड होनी ही होनी है। हम कहीं से भी पूरे मैट्रिक स्पेस में से कहीं से भी कोई भी 2 पॉइंट ले लें, उनके बीच की डिस्टेंस पता करेंगे तो उनके लिए कंडीशन तो ये ट्रू रहेगी ही रहेगी। तो मान लो हमने ले लिया एक्स एन के एक पॉइंट ले लिया एक्स एन के प्लस 1, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी वही आएगी 1/2 की पावर के प्लस 1, क्योंकि कॉची सीक्वेंस जो रहता है हर एक पॉइंट के लिए ये कंडीशन को ट्रू करता है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन। बस वो पॉइंट क्या होना चाहिए, इज फॉर एवरी एन एम ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एन नॉट होना चाहिए बस। ओके, अगर हर एक पॉइंट के लिए ये ट्रू होता है तो इसके लिए भी ये ट्रू रहेगा। अब हम ये मानेंगे कि ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल बड़े वाले इंटरवल का क्या है, सबसेट है। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे लेंथ निकालते हैं तो अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट होता है ना, बड़ी वैल्यू अपॉन में माइनस में छोटी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, और अगर ऐसा आ जाता है तो हमें ये बताना है कि ये कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स एन माइनस एक्स लेके चल देंगे।
और एक्स एन माइनस एक्स लेके चलेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एन के को माइनस करेंगे, एक्स एन के को प्लस करेंगे। क्या करेंगे, एक्स एन के को माइनस करा, एक्स एन के को प्लस करा, और मॉडुलस वाली डेफिनेशन लगा दी कि ए प्लस बी का जो मॉडुलस होता है इज लेस देन आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए होता है प्लस मॉडुलस ऑफ बी होता है। ठीक है, और अगर ऐसा होता तो ये इतना एक पार्ट में और ये इतना एक पार्ट में, और इसको हमने अभी अभी बताया है, क्या बताया है यहाँ से, एक्स एन माइनस एक्स एन के क्या होता है, लेस देन क्या होता है 1/2 की पावर के प्लस 1 होता है ना। और अगर ऐसा होता तो इसकी जगह पे 1/2 की पावर के प्लस 1 और इसकी जगह पे 1/2 की पावर के प्लस 1, और इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, और इसे हमने क्या कहा, एप्सिलॉन है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। अगर ये आ गया इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और ये सीक्वेंस हमने अपने मन से आर्बिट्ररी कोई सा भी सीक्वेंस माना था, इसका मतलब कोई सा भी कॉसी सीक्वेंस हम मानेंगे तो वो कन्वर्जेंट रहेगा, और हर एक कॉसी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट होता है तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन कन्वर्जेंस की अप्लाई करना है, स्टार्टिंग में कॉसी डेफिनेशन लेकर चलना है, और ये जो k प्लस 1 आ रहा है ये हमने अपने मन से अज्यूम करा है ताकि लास्ट में हम k ला पाए। ये जो k प्लस 1 आ रहा है ना यहाँ पे 2 की पावर k प्लस 1, ये इसलिए आ रहा है ताकि हम यहाँ पे लास्ट में 2 की पावर k ला सके और इसको हम एप्सिलॉन बता सकें। दैट्स वाई यहाँ पे हमने जो अज्यूम करा कि एक्स एन माइनस एक्स एम का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन क्या होगा, 1/2 की पावर k प्लस 1 होगा। ओके, सिंपल सा काम है, पहले आपको डेफिनेशन अप्लाई करना कॉसी सीक्वेंस की, उसको फिर सब इंटरवल पे लेके चले जाना है, और सब इंटरवल यही लेंगे है ना, चेंज नहीं करेंगे, इसी सब इंटरवल को ले लेंगे और इस पे हम अप्लाई कर देंगे, और इसी इसी मतलब इसी डेफिनेशन को अगर ये पूरे एक्स के लिए सही है तो इसका मतलब छोटे छोटे सब इंटरवल्स के लिए भी सही रहेगा, और छोटे छोटे सब इंटरवल के लिए सही रहेगा तो इसका मतलब हम ये क्वांटिटी लेकर चल देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इसकी जगह पे 1/2 की पावर k प्लस 1, इसकी जगह पे भी यही वैल्यू, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसको अपन ने एप्सिलॉन माना, दैट्स वाई एक्स एंड एक्स पे क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर कॉसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया इसका मतलब हमने ये आर्बिट्ररी सीक्वेंस माना था और कन्वर्जेंट हो गया, इसका मतलब हर एक सीक्वेंस कॉसी जो जो रहेगा वो क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। और अगर कन्वर्जेंट रहेगा तो फिर क्या होगा, अगर कन्वर्जेंट रहेगा तो फिर क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा और ये थ्योरम हो जाएगी खत्म। ओके।